वेलकम यू ऑल टू सेल्फ स्टडी। इस वीडियो में हम अर्ली वैदिक एरा के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बेसिकली ऋग्वेद के बारे में, जो उसकी जितनी भी ऋग्वेद से हमें नॉलेज मिलती है, क्या क्या चीज़ें वो मेंशन करता है उसमें, जो हमारे कंपटीशन से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स हैं वो देखने वाले हैं। सो दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी आरजू पंडित, एंड बिफोर वी बिगिन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि आगे भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं जो कि हमारे स्टैटिक जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। सो लेट्स बिगिन विद इट। तो जो वेद हैं वो बेसिकली जो है आर्यन सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन जो है वो आर्यंस जो थे उनके थ्रू शुरू हुई थी। आर्यंस को इसीलिए ओरिजिनेटर ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन कहा जाता है। आर्यंस को लेकर 5 थ्योरीज हैं, थ्योरीज और भी हैं, लेकिन जो मेन जो 5 हमारे ज्यादातर पूछी जाती हैं वो है, एक है यूरोपियन थ्योरी। वो स्टेट करती है कि जो आर्यंस थे वो यूरोप से आए थे। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आर्यंस थे वो यूरोपियंस थे, यूरोप साइड से वो इधर की तरफ माइग्रेट हुए थे टुवर्ड्स इंडिया, टुवर्ड्स द ईस्ट। दूसरी है सेंट्रल एशियाटिक थ्योरी, जो कि मैक्स मुलर ने दी थी, एंड अकॉर्डिंग टू हिम जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे। नेक्स्ट इज आर्कटिक थ्योरी, जो कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दी थी। देन इज इंडियन थ्योरी, मतलब कि वो उनका जो ओरिजिन था आर्यंस का वो इंडियन ही था, वो कहीं बाहर से नहीं आए थे, दे वर नेटिव ऑफ इंडिया। ये दी थी डॉक्टर AC दास ने। एंड द फिफ्थ वन इज टिबेटन थ्योरी, जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने दी थी। इनके अकॉर्डिंग जो आर्यंस हैं वो तिब्बत से इंडिया की तरफ माइग्रेट किए थे। सो ये जो पार्ट है इसमें से जनरली हमें जो क्वेश्चंस आते हैं दैट इज रिलेटेड टू द थ्योरी, और उसको किसने जो है वो थ्योरी किसने प्रपोज की थी कि वो वहां से आ रहे हैं। व्हेन वी मूव फॉरवर्ड इन इट, तो जो वेद हैं हमारे वो 4 हैं बेसिकली, ऋग्वेद, सामवेद, याजुर्वेद एंड अथर्ववेद। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ ऋग्वेद की बात करेंगे। जो ऋग्वेद है इसको, इसका जो टाइम पीरियड था जिसमें ये लिखा गया था उसको अर्ली वैदिक एरा बोला जाता है, और ये बाकी के जो 3 हैं ये लेटर वैदिक एरा में आते हैं। सबसे पहले इन सब में ऋग्वेद ही था जो लिखा गया था, इसीलिए ये अर्ली वैदिक एरा में आता है। और इसी के बारे में जो जितने भी फैक्ट्स हैं ऋग्वेद से जुड़े हुए वो भी ज्यादातर हमें यहीं पे मिल जाते हैं। इनकी जो फैक्ट्स हैं वो एज कंपेयर टू ऋग्वेद वो कम हो जाते हैं। तो फैक्चुअल नॉलेज जितनी भी हमें अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए चाहिए वो हमें यहाँ से मिलती है। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं, दैट इज ऋग्वेदा जो है दैट इज द अर्लीस्ट वेद, मतलब सबसे पहले जो वेद लिखा गया था वो ऋग्वेद था, तो इसीलिए इसको अर्ली वैदिक कल्चर बोला जाता है। सबसे पुराना वेद है 1500 से 1000 BC के बीच में ये लिखा गया है। इसमें 10 मंडल हैं। मंडल का मतलब होता है बुक्स। सो ऋग्वेद हैज 10 बुक्स, मतलब 10 बुक्स में डिवाइडेड है ये, जिसमें 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त। सूक्त का मतलब होता है समथिंग विच इज वेल सेड। इट इज कंपोज्ड बाय सेजेस, मतलब जो ऋषि मुनि होते थे उन लोगों ने जो वेद हैं वो लिखे हैं, और इसके अंदर 10,580 ऋचा हैं। 10,580 10,580 ऋचास। जो पुरुष सूक्त है वो ऋग्वेद के 10th मंडल में मिलता है। ऋग्वेद की जो 10वीं किताब है उसमें पुरुष सूक्त जो है वो मिलता है। पुरुष सूक्त जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हमने यहाँ पे देखा 1028 सूक्त हैं, तो फिर पुरुष सूक्त की क्या इंपॉर्टेंस है
इम्पोर्टेंस ये है कि पुरुष सूक्त जो है इसमें जो वर्ण सिस्टम था, जो 4 वर्ण होते हैं हिंदू धर्म में, वो सबसे पहले जो उसका मेंशन मिला था वो पुरुष सूक्त में मिला था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और ये जो था पुरुष सूक्त, ये ऋग्वेदिक कल्चर जो था इसके बिल्कुल लास्ट में कंपाइल किया गया था। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो 4 वर्ण सिस्टम है वो ऋग्वेदिक कल्चर में नहीं था। ये इसके जो लास्ट, जब ये कल्चर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था इसका, तब आके ये सिस्टम शुरू हुआ था। ऋग्वेद के अकॉर्डिंग आर्यंस की जो ड्वेलिंग प्लेस थी, मतलब जहां पे वो लोग रहते थे, वो सप्त सिंधव थी। सप्त सिंधव का मतलब है 7 नदियां जो थी वहां पे, सिंधु की साथ में जो उसकी टेरिटरीज आती, तो सप्त सिंधु, जिसमें जो 7 रिवर्स थी वो थी सिंधु, सरस्वती, विस्ताशा, असिबनी, पारुशिनी, बपासा और शतुद्री। अब क्या है कि ये रिवर्स हमने सिंधु और सरस्वती के अलावा तो और कोई सुनी ही नहीं है। तो रीजन ये है कि अब इनके नाम हम अलग अलग पढ़ते हैं। सिंधु भी आजकल नहीं बोला जाता, उसको बोला जाता है इंडस। सरस्वती आज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, लेकिन उसको एज इट इज सरस्वती ही बोला जाता है। विताशा नदी वो आज झेलम है, आसिबनी आज चिनाब है, पारुशिनी आज रावी है, वपासा आज ब्यास है और शतुद्री आज सतलज है। तो जहां जिस रीजन में ये 7 नदियां हैं, उस प्लेस में, उसको प्लेस को बोला जाता था सप्त सिंधव, और वहां पे आर्यंस जो है वो रहते थे। और भी कुछ नदियां हैं जिनके बारे में ऋग्वेद में मेंशन है। सिंधु सरस्वती जो थी ये सबसे ज्यादा पॉपुलर थी। उसके अलावा और जो बाकी की हैं वो है कुभा, सुवस्तु, क्रमु और गोमती। ये सारी जो नदियां हैं ये ज्यादातर अफगानिस्तान के एरिया में पड़ती है। इसका मतलब है कि अफगानिस्तान का भी जो एरिया है वो भी आर्यंस वहां पे रहते थे। कुबा नदी को आज काबुल कहते हैं, सुवस्ती को आज स्वात कहते हैं, क्रमु को क्रमु ही कह रहे हैं और गोमती को गोमाल कहते हैं। उसके अलावा गंगा और यमुना जो आज इंडिया में ज्यादा प्रोमिनेंट है, जिनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, ये जो है ये बहुत ही रेयरली मेंशन्ड है। इनमें से एक नदी जो है वो 1 या 2 बार मेंशन्ड है और दूसरी जो है वो 3 बार मेंशन्ड है हमारे ऋग्वेद में। तो इनकी इंपॉर्टेंस उस टाइम पे नहीं थी, और वो इंपॉर्टेंस ना होने की वजह ये थी क्योंकि जो उनकी ड्वेलिंग प्लेस थी वो थी सप्त सिंधु, और अगर वो सप्त सिंधु एरिया में रह रहे थे तो गंगा और यमुना जो है इनका तो जो एरिया है वो नीचे आ जाता है, थोड़ा उससे अलग है। तो इसलिए गंगा और यमुना जो है उनकी इंपॉर्टेंस उस टाइम पे इतनी नहीं थी। उसके बाद सोसाइटी कैसी थी ऋग्वेदिक कल्चर की? वो ट्राइबल और सेमी नोमैडिक पीपल थे। ट्राइबल लोग थे, जनजाति के तरीके से थे, और सेमी नोमैडिक मतलब नोमैडिक तो वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, हंटर और गैदरर होते हैं, है ना। बिल्कुल भी सेटल्ड लाइफ नहीं होती उनकी। सेमी नोमैडिक का मतलब था कि हाँ वो लोग एक विलेज के फॉर्म में या फिर एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे थे, लेकिन अब भी काफी कुछ जो उनका वे ऑफ लिविंग था, जैसे कि हंटर्स, गैदरिंग, ये सब चीजें जो है वो पहले की तरह ही चल रही थी। दैट्स व्हाई दे वर सेमी नोमैडिक एंड दे वर ट्राइबल इन नेचर। जो एक ट्राइब होती थी उसको जन कहा जाता था। हम आज भी जो ट्राइब्स होती हैं उनको कहते हैं जनजाति, है ना। वैसे और इनको आदिवासी भी कहा जाता है। तो जनजाति कहते हैं, उससे याद रखना कि उस टाइम पे जो ट्राइब्स थी उन्हें जन कहा जाता था। और एक सोसाइटी का जो बेसिक यूनिट होती थी, मतलब सबसे छोटा यूनिट, वो क्या है? एक परिवार। और जो सोसाइटी की यूनिट्स होती थी, जैसे हम कह देते हैं एक परिवार, फिर एक जो है एक नॉर्मल सोसाइटी, मतलब एक मोहल्ला हो गया, फिर एक डिस्ट्रिक्ट हो गई, इस तरीके से जो हमारी कंट्रीज ऑर्गेनाइज्ड हैं, उस टाइम पे जो उनका एरिया था वो जो ऑर्गेनाइज रहता था, उसकी जो दूसरी यूनिट्स होती थी वो थी विश, संघ, गण, व्रत। तो ये क्या थी? सोसाइटी की डिफरेंट यूनिट्स थी। जो फैमिली की नेचर थी वो पैट्रियार्कल थी, मतलब फादर के नाम से ही आगे चलते हैं। तो फिर वुमेन का स्टेटस कैसा था? तो वुमेन्स वर रिस्पेक्टेड,
they had freedom to take part in public life, they attended meetings, जो मीटिंग्स वो अटेंड करती थी वो थी विधत मीटिंग्स। तो अब अगर हम इसमें देखें तो दो द नेचर ऑफ द फैमिली वाज पेट्रियार्कियल, लेकिन वुमेन्स को भी पूरा राइट मिल रहा था, वुमेन्स वर नॉट अंडरमाइंड। तो ये वुमेन्स का स्टेटस था एट दैट टाइम। उसके बाद आता है वर्ण सिस्टम। तो हम पहले ही इस बात को देख चुके हैं कि वर्ण सिस्टम जो था वो ऋग्वेद में नहीं था। सोसाइटी वाज नॉट डिवाइडेड इनटू वर्ण सिस्टम। वर्ण मतलब जो हमारे चार वर्ण होते हैं, जैसे हम कहते हैं शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, उसमें डिवाइडेड नहीं थी जो हमारी सोसाइटी थी उस टाइम पे। वो किसके बेसिस पे डिवाइडेड थी? जो वर्ण अगर थे भी तो वो डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब कौन क्या काम करता है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क इट वाज डिवाइडेड। बाय बर्थ डिवाइडेड नहीं थी, इट वाज नॉट डिवाइडेड बाय बर्थ, वर्क के बेस पे डिवाइड होती थी। सबसे पहले वर्ण सिस्टम हम पहले ही देख चुके कि वो पुरुष सूक्त में मेंशन्ड है। अब वैदिक आर्यंस का जो लाइफ स्टाइल था वो कैसा था? जो वैदिक आर्यंस थे उनका लाइफ स्टाइल, वो वेजिटेरियन भी थे और नॉन वेजिटेरियन भी थे, ठीक है। मतलब वो वेज जो था, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि उनको कल्टीवेशन शायद से थोड़ी आ गई थी, दे वर कल्टीवेटिंग। इससे प्रीवियस वीडियोस जो हैं अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें प्री हिस्टोरिक एरा बेसिकली मेंशन किया गया है, उसमें भी हमने ये देखा था कि जो प्री हिस्टोरिक एरा का सेकेंड पार्ट था वहां पे कल्टीवेशन जो है वो शुरू हो गई थी। तो फॉर श्योर आर्यंस को भी आती होगी क्योंकि ये उनके बाद के टाइम के ही हैं। उनका ड्रेस किस टाइप का था? सो दे यूज्ड टू वेयर निवी। ये जो वर्ड्स हैं ये एज सच ऋग्वेद में मेंशन्ड है और इनका मतलब क्या है वो हमने यहाँ पर आगे दिया है। तो निवी जो था दैट वाज लाइन क्लॉथ, वो उससे अपनी बॉडी को कवर करते थे। एक होता था वास जो कि ऑल ओवर क्लॉथ जैसे चादर होती है उसकी तरह वो अपने आप को कवर करते थे। एक होता था आदिवास, वो क्लॉथ व्हिच वाज कवरिंग द वास। और हेड गियर्स भी वो लोग पहनते थे, जैसे मुकुट होता है तो वो तो मेटल का बना हुआ होता है आज, बट पगड़ी टाइप से जो होता है वो हेड गियर, वो भी वो लोग पहनते थे। और जो उनके क्लॉथ का मटेरियल होता था जिससे ये वास, आदिवास, हेड गियर बने हुए हैं, वो जनरली कॉटन, वूल और लेदर था। लेदर आप नेवी से समझ सकते हैं जब लाइन क्लॉथ ले रहे हैं तो, और भी एनिमल्स को यूज करके दे वर प्रोड्यूसिंग लेदर टू। तो सारा नेचुरल फैब्रिक ही था। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस। इनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी? अब अगर देखा जाए तो इनकी जो इकोनॉमी थी वो थी पेस्टोरल इकोनॉमी, मतलब पैस्चर्स। तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं ये? कैटल ब्रीडिंग। ये तो पैस्चर्स से इन्हें और कुछ नहीं मिलेगा। पैस्चर मतलब ग्रास लैंड, ज्यादातर जो है वो ग्रासेस का वो कर रहे हैं। सो दे वर ब्रीडिंग कैटल और ये इनकी मेन ऑक्यूपेशन थी। और कैटल में जनरली जो थे इनका जिन्हें करते थे वो थी काउस थी, बफेलोस थी और शीप्स थी। मेनली बफेलोस, शीप्स, काउस एंड हॉर्सेस। सो इम्पोर्टेंस ऑफ काउ, इस टाइम पर जो काउ थी वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। आज जो है हम न्यूज में देखते हैं रोजाना एक मतलब कैंपेन्स चलते हैं काउ को लेकर, है ना, गौरक्षा और इस तरीके से। एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग काउ को लेकर इतने सेंसिटिव हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड इट हियर कि इम्पोर्टेंस ऑफ काउ हमारे रिलीजन में कब से चलती आ रही है और आज भी ये क्यों इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। सो वेल्दी पर्सन्स जो थे, काउ की इंपॉर्टेंस उस टाइम पर ये थी क्योंकि पेस्टोरल इकोनॉमी थी, कैटल ब्रीडिंग हो रहा था, उन लोगों को एग्रीकल्चर से खाना नहीं मिल रहा था, उसके लिए तो वो हंटिंग एंड गैदरिंग ही करते थे जो था। एग्रीकल्चर बहुत कम जानते थे वो लोग उस टाइम पे। सो वेल्दी पर्सन्स वर नोन एज गोमत। गो स्टैंड्स फॉर काउ, गऊ कहते हैं हिंदी में इसको, गौ माता।
तो वेल्दी पर्सन्स को गोमत कहा जाता था, जो अमीर लोग होते थे, मतलब उनके पास बहुत सारी गाय होंगी। जो लड़ाई होती थी उस टाइम पे, वॉर, दैट वाज नोन एज गविष्ठी, मतलब जो लड़ाई है वो काऊ के लिए हो रही थी, गौ के लिए होती थी, वो किसी लैंड के लिए नहीं होती थी, वो क्या कहते हैं एज सच और किसी रीजन से नहीं होती थी। जो अगर दो जन में लड़ाई हो रही है, दो ट्राइब्स में लड़ाई होती है, वो किसके लिए, गाय के ऊपर, उसको गविष्ठी कहते थे। चीफ ऑफ जन, एक ट्राइब का जो चीफ होता था उसको गोपति कहते थे, और बेटियों को दुहित्री कहते थे। दुहित्री इज द वन हु मिल्क्स द काउ, तो उनको दुहित्री कहा जाता था। तो ये थी काउ की इंपॉर्टेंस, कि हर चीज को काउ से रिलेटेड वो लोग अपनी लाइफ में रखते थे। तो एग्रीकल्चर वाज अ सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन दोस टाइम्स, क्योंकि उन लोगों को ज्यादा एग्रीकल्चर आता ही नहीं था, इतनी टेक्निक्स नहीं आती थी एग्रीकल्चर की। जो वो डिपेंड करते थे, दे वर डिपेंडिंग अपॉन द कैटल ब्रीडिंग। सो वर्ड्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, अब आप ये देखो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड सिर्फ 3 वर्ड्स जो थे वो उसमें ऋग्वेद में पाए जाते हैं। वन इज उर्दर, अंदर धान्य एंड थर्ड इज वनपति। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड 3 वर्ड हैं जो हमें ऋग्वेद में मिलेंगे। जो ग्रेन उस टाइम पे पता थी वो थी यवा, उसको यवा बोलते थे, और बेसिकली वो जो है आज के टाइम का बार्ले है। वुडन प्लो, जो प्लो होता है, जो क्या कहते हैं हल होता है, उसको लंगल बोला जाता था। जो पॉटर्स होते हैं, जो मटके बनाते हैं मिट्टी से, उन्हें कुल्हड़ बोला जाता था। अब इसको आप ये याद रख सकते हो कि मिट्टी के जो ग्लासेस से होते हैं उन्हें कुल्हड़ कहते हैं आज। तो उससे ये याद रखना कि जो पॉटर्स होते थे उन्हें कुल्हड़ कहा जाता था। मेटल नोन, जो मेटल पता था उस टाइम पे वो था, उसे अयास बोलते थे वो लोग, मेटल को अयास। तो ये कॉपर या ब्रोंज के लिए यूज हुआ है, और कोई मनी सिस्टम नहीं था, मनी सिस्टम उस टाइम पे प्रिवेल नहीं करता था। The only property they had was their cows. तो ऋग्वेद की पॉलिटी किस टाइप की थी? किंग हेरिडिटरी नहीं होता था, इट वाज चोजन बाय जन। सो यू कैन सी इंडिया में कब से डेमोक्रेसी चलती आ रही है। There were 3 assemblies, विधत, सभा एंड समिति। तो इसमें से जो विधत थी ये सबसे पहली थी जो शुरू हुई थी, और इसमें वुमेन्स भी पार्टिसिपेट कर सकती थी। इट वाज द अर्लीस्ट वन, सबसे पहले यही शुरू हुई थी, और वुमेन पार्टिसिपेशन इसमें अलाउड था। नेक्स्ट इज सभा। सभा जो है, ये सभा और समिति ये जनरली लेटर पीरियड में आई हैं, और सभा जो है इट वाज ओनली फॉर एलाइट्स, मतलब जो एलाइट्स होते थे उनकी एक बॉडी है, एक तरीके से पीपल से दैट इट वाज लाइक राज्यसभा। जैसे आज हमारे यहाँ राज्यसभा होती है, ऐसे उस टाइम पे सभा होती थी। सो इट वाज द बॉडी ओनली फॉर एलाइट्स। और समिति वाज फोक असेंबली, प्रेजेंस ऑफ किंग वाज मस्ट इन इट। और ये जो थी समिति वाज लाइक लोकसभा। तो इसको इस तरीके से रिलेट करके हम याद रख सकते हैं। जो ऑफिसर्स मेंशन्ड हैं ऋग्वेद में कुछ, जिससे हमें यह पता चलता है कि उस टाइम का जो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे चलता था। तो सेनानी वर्ड मेंशन है ऋग्वेद में, जो यूज हुआ है बेसिकली जनरल के लिए, जो आर्मी जनरल हो। दूसरा वर्ड है पुरोहित, जो कि प्रीस्ट के लिए यूज हुआ है। तीसरा वर्ड है ग्रामिनी, जो कि हेड ऑफ ग्राम, मतलब गांव का जो हेड होगा उसके लिए यूज हुआ है। फोर्थ वर्ड है स्पाइसेस, विच इज फॉर स्पाइस, मतलब जो गुप्तचर होते थे उस टाइम के, उनके लिए यूज होता था। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो थी उस टाइम की वो कैसी थी? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे नीचे कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन। तो ये क्या है? ये है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन।
सबसे छोटा कुल होता था, बहुत सारे कुल मिलके एक ग्राम बनाते थे, गांव बनाते थे, कुछ गांव मिलके एक विश्व बनाते थे, और फिर विश्व मिलके एक जन बनाते थे, एक पूरी ट्राइब बनाते थे। 5 जन जो हैं उस टाइम की, जो 5 ट्राइब्स हैं वो बहुत ज्यादा जो है फेमस थी, या फिर ज्यादा मेंशन्ड है। वो थी यदु, अनु, ध्रयु, पुरु और तुर्वासा। और इसके अलावा एक और थी, वो थी भारत जन, जो कि बहुत ज्यादा फेमस थी। भारत जन के जो रूलर थे वो थे सुदास और देवोदास। एक 10 रागीय युद्ध के बारे में ऋग्वेद में बताया गया है। ये वॉर ऑफ 10 किंग्स, सुदास के खिलाफ 10 किंग्स जो हैं वो एक साथ हो गए थे, एंड द वॉर वॉज फॉट, एंड इट इज बिलीव दैट सुदास जो है, भारत जन जो है वो इसमें विक्टोरियस था। इसके अलावा जो उस टाइम पर नॉन आर्यन ग्रुप्स थे, मतलब जो लोग आर्यंस नहीं थे, जिन्हें नॉन आर्यंस बोला गया है, उन्हें कहा जाता था, 2 टाइप के थे वो, दास और दासियों। इनका जो कल्चर था वो थोड़ा डिफरेंट था। और जो दासियोस थे बेसिकली, उनका क्या था, उनका अगर आप फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखो तो आर्यंस के बड़े प्रोमिनेंट थे। दे हैड वेरी शार्प नोज, थिन लिप्स, बट ये जो दासियोस थे, दे हैड फ्लैट नोज एंड हार्श टोन। तो दे वर द दासियोस। ये सेक्रीफाइसेस नहीं करते थे, इनकी लैंग्वेज भी जो थी वो डिफरेंट थी। और बेसिकली जो आर्यंस थे वो दास के लिए तो फिर भी सॉफ्ट थे, लेकिन दासियोस के लिए दे वर हार्श। दास्यु हत्या, ये भी आपको एक जगह जो है वो मिल जाएगा ऋग्वेद में। मतलब दास्युस जो हैं वो बिल्कुल भी ऋग्वेदिक सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्ट्स और जो है ऋग्वेद से रिलेटेड उन फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और इससे पिछली जो वीडियो थी, दैट वाज अबाउट द प्री हिस्टोरिक एरा, स्टोन एज, मीसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, वो आपको इससे पिछली वीडियो में मिल जाएगी, जिसका यूआरएल मैंने यहाँ पर ड्रॉप किया है। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी के फैक्ट्स हैं, और वो भी सिर्फ ऋग्वेदिक एरा से, क्योंकि फैक्ट्स इतने सारे हैं हम एक वीडियो में उनको कंपाइल नहीं कर सकते। इफ वी ट्राई टू डू सो, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है एंड इट इज टेडियस फॉर द पीपल टू वॉच। सो दैट्स व्हाई हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, जिससे इस वीडियो की भी आपको नोटिफिकेशन मिले। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें, जिससे जो भी नॉलेज है या जो भी थोड़ा बहुत इसमें से आपको गेन मिलता है वो आगे जा सके। प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन फॉर टाइमली नोटिफिकेशंस। Thank you all. Have a nice day and keep on learning.